Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो कैसे हो सारे बच्चे? तो हमारा देखो ये जो पोइट्री थी ये हो गई थी अमेंडा. ठीक है, अब इसके क्या बचते हैं MCQs और PYQs. इस पोइट्री में आपने क्या देखा? इस पोइट्री में आपने देखा कि कैसे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चे को मतलब कहते हैं ना परफेक्ट बनाने के चक्कर में उनसे दूर हो जाते हैं. क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक बैलेंस होना चाहिए. आप अगर उन पे गुस्सा कर रहे हो तो आपको उनको प्यार से भी रखना पड़ता है. तो वही हमने इस पोइट्री में देखा कि अमेंडा जो है वो अपने ही पेरेंट्स से दूर हो गई थी. ठीक है, तो आज जो इसके क्वेश्चन एंड आंसर हमने कर लिए थे. अब देखो इसमें जो PYQs हैं, जो पोइट्रीज होती हैं, उसमें मेनली क्या होता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ठीक है, तो ये वो वाला पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा था कि वो उसकी मदर जो होती है वो उसको चिल्ला रही होती है कि अपने नेल्स जो हैं वो ऐसे मुंह में मत लेके बाइट करो, ऐसे शोल्डर्स को ऐसे ढीला करके मत बैठो, है ना, और ऐसे बिल्कुल ऐसे ढीले होके मत बैठो, स्ट्रेट होके बैठो. तो अब इसमें देखो क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अमेंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर व्हाट पर्पस. अमेंडा को ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो क्यों मिल रहे थे. अमेंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस एज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग. देखो क्या होता है ना, बोलते हैं कि भाई आप स्ट्रेट बैठो, ऐसे बैठो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको सिखाई जाती है ना, मैनर्स होते हैं ये. Her conduct and manners are being refined so that she grows up as a responsible person. ठीक है, तो अब उसकी मदर फादर को तो ये लग रहा है, लेकिन ऐसे छोटे से बच्चे को अमेंडा इसमें जो दिखाई गई है वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, राइट. तो उसको अभी से अगर इतना इस तरीके से रखेंगे तो वो दूर ही होगी. ये बस सिनोनिम ऑफ बैंड. ठीक है, बैंड का मतलब क्या होता है, झुका हुआ मुड़ा हुआ होना, उसका आपको समानार्थी बताना है. तो इस पोइट्री में वो सेम वर्ड कौन सा है यहाँ पर, हंच जो है वो वाला सेम वर्ड है. हंच का मतलब भी क्या होता है, ऐसे झुककर झुकना. तो बैंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हंच. What does the speaker of the above lines instruct Amanda in the first stanza? जो हमने स्टेंजा अभी पढ़ा उसमें जो स्पीकर है, मतलब चाहे हो सकता है मदर हो या फादर हो, वो उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. तो अमेंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड टू नॉट बाइट हर नेल्स एंड नॉट टू सिट लेजीली विद हर शोल्डर्स बेंट. तो यहाँ पर उसको क्या क्या बोला गया कि भाई अपने नाखून जो है वो मत चबाओ, और दूसरी बात कि भाई अपना जो है ऐसे लेजीली मत बैठो, है ना, और ऐसे शोल्डर्स मोड़ के मत बैठो. व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड लाइन. जो थर्ड लाइन है उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. देखो थर्ड लाइन क्या थी, Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बार बार एस जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है. जब भी किसी लाइन में किसी जो लेटर जो है वर्ड है उसमें कोई पहला जो लेटर होता है वो सेम आ रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, बार बार वो लेटर रिपीट होना. जैसे कि एस देखो बार बार रिपीट हो रहा था. ठीक है, तो आप चाहो तो सीधा वन वर्ड भी लिख सकते हो, सिर्फ एलिट्रेशन भी अपना आंसर लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ लिटरेरी डिवाइस बताना है, तो आप सिर्फ एलिट्रेशन भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. ओके, ऐसे ही देखो एक और है एक्सट्रैक्ट बेस. देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक किसकी बात हुई है, लैंग्वेड एमरल्ड सी. लैंग्वेड जो बहता हुआ पानी है ना, एमरल्ड सी मतलब एमरल्ड यहाँ कलर को बोला गया, ऐसा सी ग्रीन सा समुद्र का पानी, जहाँ की सोल इनहेबिटेंट. सोल इनहेबिटेंट इकलौती निवासी मैं हूँ, एक मरमेड जो आराम से पानी में स्लोली बह रही है खुशी से. What are these lines given within bracket? Why are these lines given within brackets? अब देखो ये जो लाइंस थी ये ब्रैकेट्स में देखी थी हमने, और मैंने तुम्हें पोएट्री के टाइम भी बताया था कि ये जो ब्रैकेट्स में लाइन है ये अमेंडा की इनर फीलिंग्स है. ठीक है, तो ये जो लाइन है जो ब्रैकेट्स में दी गई हैं, बिकॉज दे रिवील द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा. ठीक है, तो आप सिर्फ इतना आंसर भी लिखोगे तो भी आपको मिल जाएंगे मार्क्स कि हाँ भाई ये क्या बता रहे हैं, अमेंडा के इनर थॉट्स बता रहे हैं.
Brackets are used for a visual contrast between what Amanda is saying and what her mother is interesting. देखो ये ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं आपको, देखो ब्रैकेट्स में जो बात है वो ये बता रही है कि अमेंडा के थॉट्स हैं, और जो विदाउट ब्रैकेट्स हैं वो क्या हैं, स्पीकर के बातें हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट, एक डिफरेंस बताने के लिए भी ब्रैकेट का यूज किया गया है। Give the word from the passage which means free flowing act of going with the emotion and force. तो आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ लिखा था ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, इसका सेम मतलब क्या होता है कि बिना किसी फोर्स के फ्रीली मूव करना। तो आप सिर्फ अपना आंसर ड्रिफ्टिंग भी लिखोगे तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट बेस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली यही होता है कि आप जो है या तो वन लाइन या वन वर्ड आंसर देते हो, क्योंकि ये 1 मार्क्स के ही होते हैं, ओके। What is the role of a mermaid here? यहाँ पे mermaid को ही क्यों बताया गया है, उसका रोल क्या है? Mermaid is a part of Amanda's fantasy in her own created world. देखो mermaid क्या है, देखो mermaid पहली बात तो रियल नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्या होती है, काफ़ी फैसिनेटेड सी चीज़ होती है, बच्चे इसको काफ़ी रियल समझते हैं। तो वैसे ही अमेंडा की भी फैंटेसी थी, उसके अपनी एक दुनिया जो उसने बना रखी थी उसमें। As mermaid sails in a sea carelessly and effortlessly, similarly Amanda longs to do so in a place where she is all by herself. अब यहाँ पे mermaid क्यों बताई गई, क्योंकि mermaid जो होती है वो बिल्कुल freely है ना फ्लो करती रहती है समुद्र में। वैसे ही अमेंडा भी चाहती थी कि उसको कोई कुछ ना बोले और वो भी फ्री रहे अपनी दुनिया में, इसीलिए यहाँ पर mermaid का यूज हुआ है। Which word in the extract means the opposite of sorrowful? sorrowful का मतलब क्या हुआ, दुख वाले वे में ना, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, blissfully, ठीक है। आंसर क्या लिख दोगे, blissfully। अब इसके कुछ MCQs हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्टेड विद, जो गोल्डन साइलेंस है उसको यहाँ पर किसके ऑपोजिट बताया गया है, chaos of the streets, constant instructions received, sweetness of freedom, hushed bare feet। तो यहाँ पर देखो गोल्डन साइलेंस जो है उसको किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, क्या होगा इसका आंसर? तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि उसको जो है बहुत बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, तो इसीलिए उसको साइलेंस जो है वो गोल्डन लग रही थी, है ना। तो यहाँ पर किससे ऑपोजिट बताया गया है, जो उसको बार बार कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे उससे, ठीक है। तो सेकंड वाला इज करेक्ट। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द यूसेज ऑफ द वर्ड पैटर्न एज इन द लाइन। तो देखो यहाँ पर जो लाइन है, जो क्वेश्चन में, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं नंगे पैर जो है उस पर जो मिट्टी होती है बीच पर, उस पर क्या करूँगी, पैटर्न्स बनाऊंगी, मतलब अपने पैर से ड्रॉ करूँगी। तो इन चारों लाइन में से कौन सा सेम मीनिंग दे रहा है पैटर्न का, दैट इज अ लवली पैटर्न फॉर अ वॉलपेपर, ठीक है। जो वॉलपेपर है उसका जो पैटर्न है वो बहुत लवली है। He decided to wear a patterned shirt to the party, उसने डिसाइड किया कि वो एक पैटर्न शर्ट पहनेगा पार्टी में। पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न मेकिंग, पोइट्री एक पैटर्न मेकिंग का फॉर्म है। He patterned her hair after her favorite celebrity, उसने अपने जो बाल है बिल्कुल अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के जैसे बनाए। तो देखो यहाँ पर भी वो क्या कर रही है, पैटर्न बना रही है, और यहाँ पर भी देखो फोर्थ में वो पैटर्न बना रही है, इसलिए कौन सा वाला सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला। Which option completes the popular adage given below? Silence is gold। देखो एक adage है ना, तो silence is gold, silence is gold से पहले क्या आता है, speech is silver, ठीक है। तो क्या करेक्ट है, speech is silver, silence is gold। A transferred epithet is a literary device where the modifier or epithet is transferred from the noun. It is meant to describe to another noun in the sentence. Based on the given definition of transferred epithet, choose the option that lists an example of a transferred epithet। देखो एक transferred epithet क्या होता है, एक तरीके का literally device होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो modifier या epithet होता है उसको क्या किया जाता है, नाउन से ट्रांसफर किया जाता है और वो किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है।
तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वाला एग्जाम्पल है जो आप बता पा रहे हो? तो कौन सा वाला है? देखो, हर्स्ट, बेयर, फीट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें बताई जा रही हैं एक साथ, है ना। एक तो हर्स्ट और एक बेयर, दोनों यहाँ पर फीट के लिए यूज़ किए गए हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। What does the repetition of Amanda mean at the each line? ये जो बार बार अमेंडा रिपीट हो रहा है इसका क्या मतलब है? It describes who the speaker is talking to. क्या ये बता रहा है कि भाई स्पीकर किससे बात कर रहा है? It represent the absent mindedness of the listener. या फिर बार बार अमेंडा का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो सुन नहीं रही है. It shows the frustration of the speaker. या फिर यहाँ पर frustration दिखाई जा रही है, या फिर राइम स्कीम। तो देखो अमेंडा को बार बार, क्योंकि अमेंडा सुनती नहीं थी, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं था, तो जो स्पीकर है वो बार बार उसका नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, गुस्सा आ रहा था उसको, ये सुन नहीं रही है मेरी बात, इसीलिए। रेफरेंस टू अ फेमस और इमेजिनरी पर्सन, एनिमल, स्पीसीज और थिंग। In the poem, the poet has used the word mermaid and Rapunzel. Identify the figure of speech used in. अब देखो, कभी भी हम जब किसी इमेजिनरी पर्सन का रेफरेंस देते हैं तो उसको कौन सा पोएटिक डिवाइस बोला जाता है, ये तुम्हें बेसिकली बताना है। तो अभी तुम लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस देखो पढ़े नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी पोएटिक डिवाइसेस भी। तो एल्यूजन जो होता है, एल्यूजन में क्या होता है, हम किसी भी इमेजिनरी पर्सन, एनिमल वगैरह को जब रेफर करते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? हम एल्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो आपके ये कुछ एमसीक्यूज आए हुए हैं इसके अंदर, अब इसमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो भी देख लो। What is the role or importance of punctuation marks in language? Why has the poet used the exclamation mark after Amanda? Comment on the title of the poem. देखो, आपको दो चीज़ें बतानी है कि भाई ना पंक्चुएशन मार्क का जो है क्या रोल होता है, और बार बार अमेंडा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाया गया है ना, और इसके टाइटल पर भी आपको कमेंट करना है। तो देखो, पंक्चुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. इट इज यूज टू क्रिएट सेंस, clarity and stress in sentences. It is used to structure and organize our writing. देखो क्या होता है, आपको पता चलता है। अब देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ था ये वाला, इससे आपको क्या पता चल रहा था कि अमेंडा पर गुस्सा किया जा रहा था, अमेंडा का नाम गुस्से से लिया जा रहा था, है ना। वहीं पर अगर कहीं फुल स्टॉप आ जाता है तो, सॉरी, कॉमा आ जाता है, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये दो सेंटेंसेस हैं लेकिन ये पूरे नहीं है, इसलिए कॉमा यूज किया है दो सेंटेंसेस को बताने के लिए कि दोनों अलग हैं। तो ये क्या होता है, ये ग्रामर में क्या करता है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हमें बताता है, इसलिए पंक्चुएशन मार्क जरूरी है। The exclamation mark is used after Amanda to show the mother's surprise on seeing Amanda. Amanda is a sulky and moody girl which upsets the mother. ठीक है, अमेंडा के बाद जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो क्या बता रहा है, मदर का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि अमेंडा जो है वो मूडी सी लड़की है और वो बात नहीं सुनती अपनी मदर की। Is the purpose of someone constantly giving instructions to Amanda being fulfilled? Explain. क्या जो भी इंसान, जो भी स्पीकर बार बार उसको कमांड्स दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्या उसका पर्पस पूरा हो पा रहा था? अगर नहीं हो पा रहा था तो क्यों नहीं हो पा रहा था? No, Amanda sulks and becomes moody when her mother gives her too many instructions. देखो हमारे साथ भी होता है, अगर हमारी मदर जो है बार बार हमें किसी चीज़ के लिए बोलती रहती हैं और गुस्से में बोलती हैं, तो हमें भी थोड़ा सा होता है कि भाई हम नहीं करेंगे, हम करके ही नहीं देंगे ये काम। तो वही सेम चीज़ है अमेंडा के साथ थी, वो मूडी हो गई थी ये सारी चीज़ें सुन सुनकर। She does not listen to her mother and doesn't care to follow the instructions. ठीक है, वो अपनी मदर उसको सुनती नहीं थी और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बट शी कांट डेयर टू इग्नोर देम आइदर, लेकिन क्योंकि वो छोटी थी तो वो डरती भी थी अपने पेरेंट्स से, तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर पाती थी। पेरेंट्स इन देयर endeavor टू मेक देयर चाइल्ड वेल बिहेव्ड गिव देम टू मेनी इंस्ट्रक्शन। अब देखो क्या होता है, हमारे पेरेंट्स देखो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि इतना भी लाइक इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी थी वो, उसको फ्री भी रहने देने की ज़रूरत थी, है ना। तो इस तरीके से आप लिखोगे। Amanda imagines herself to be Rapunzel, yet would not like to do what all she did. Identify and state the reasons for her decision. देखो अमेंडा खुद को रुपेंजल की तरह जो है इमेजिन करती है, लेकिन उसको वो भी अच्छा नहीं लगता जो रुपेंजल कर रही थी, तो उसके क्या रीज़न थे वो तुम्हें बताने हैं। तो अमेंडा wants to be Rapunzel to live a peaceful life in a tower where no one gives any instruction and she doesn't have to do any work.
अमेंडा चाहती थी कि रुपेंजल जो है वो पीसफुल शांतिपूर्वक लाइफ बिताए टावर में, जहाँ पर कोई भी ना हो और कोई भी उसको किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस ना दे। बट शी डजंट वांट टू एस्केप विद अ प्रिंस लाइक रुपेंजल, लेकिन वो एक प्रिंस के साथ जो है भागना नहीं चाहती थी जैसे रुपेंजल भाग जाती है। She never wants to escape and leave such a peaceful atmosphere with no instruction and no work to do. क्यों नहीं चाहती थी? वो चाहती थी कि वो वहीं रहे जहाँ पर वो शांतिपूर्वक रह सकती है, किसी के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, किसी का कुछ नहीं होगा और वो फ्रीली वहाँ पर रह पाएगी। What message does the poet want to give through the poem Amanda? इस पोइट्री से आपको क्या मैसेज मिलता है, आपको ये बताना है। The poet wants to convey that parents, in their endeavor to make their children well behaved, mannerful, and inculcating good habits, give them too many instructions or nag them. देखो क्या होता है कि यहाँ पर है ना, हमारे पोएट जो है वो यही बताना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा बनाने के चक्कर में पेरेंट्स जो हैं उनके पीछे इतना पड़ जाते हैं, उनको हर बात पे डांटना, हर बात पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना। दे शुड अडॉप्ट पॉजिटिव मेजर्स एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन। उन्हें पॉजिटिव मेजर्स यूज करने चाहिए जो बच्चे भी समझ पाएं, अदरवाइज दे विल स्टॉप लिसनिंग टू देम एंड इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग एज अमेंडा डिड। अदरवाइज क्या होगा, बच्चे उनकी बात सुनना कम कर देंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, उनको उतना प्यार नहीं देंगे और ऐसे ही अमेंडा की तरह क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइफ बनाना शुरू कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर आपको इस पोइट्री से मैसेज मिलता है और यही कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है हम यहाँ फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।